नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले जरा अपनी यादाश्त पर जोर डालिए और याद कीजिए ठीक 27 साल पहले 1992 के दौर को, जब मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। उस समय भी मसला राम मंदिर का उछला था तो आरक्षण की सियासी आग भी धधक रही थी। उस वक्त भी पीवी नरसिंह राव सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब फिर लौट आइए 2019 में और जरा समझिए क्या 27 साल पहले के दौर को दोहराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मसला राम मंदिर का भी है और आज के फैसले के बाद मसला आरक्षण का भी है। वही 10% आरक्षण का फैसला जो 1991 में किया गया था और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सवाल यह भी कि चुनाव से ठीक पहले और सत्र के एक दिन बचे होने पर यह फैसला महज चुनावी स्टंट तो नहीं, क्योंकि इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना होगा और 50% तक सीमा सुप्रीम कोर्ट ने रखा है आरक्षण का, उसे बढ़ाकर 59.5%, क्योंकि सवर्ण 10% अगर देते हैं तो कुल आरक्षण 59.5% हो जाएगा। तो क्या एक बार फिर सवर्णों को सपने दिखाकर सियासी सपना पूरा करने की कोशिश होगी या वाकई संजीदगी से इस फैसले को हकीकत के रूप में सामने लाया जाएगा? क्योंकि अब इसको समझिए शुरुआत भर है। इसे अगर अमली जामा पहनाना है तो संसद से संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा और अनुसूची 9 में डालना होगा ताकि न्यायिक समीक्षा के दायरे में ना आए, क्योंकि न्यायिक समीक्षा में आते ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले भी खारिज किया है। हो सकता है फिर से सुप्रीम कोर्ट खारिज करे और राजनीतिक दल ये कहकर वाहवाही लूटे कि हमने तो साहब फिर से प्रयास कर लिया। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए कब कब सवर्णों से वादा किया और फिर उसे कैसे ठंडे बास्ते में डाल दिया गया और कैसे सवर्णों के मसले पर सिर्फ सियासत कंफ्यूज ही नजर आती रही है। सवर्णों से वादा कैसे किया गया और कैसे उन्हें छला गया, ठगा गया, वो हम आपको दिखाते हैं कब कब। इससे पहले कई बार आरक्षण को लेकर बहस चली और आरक्षण को लेकर बहस के बावजूद चंद फैसले जरूर हुए, आयोग बने, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ। जरा सवर्ण से किए गए वायदों की फेहरिस्त देखिए ग्राफिक्स के जरिए। कोरी बयानबाजी ही नेता करते रहे। इससे पहले बिहार की अगर बात करें तो यहां लालू यादव ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का राग छेड़ा था 2010 चुनाव के दौरान। उससे पहले सन 2000 में भी लालू ने गरीब सवर्णों के लिए 5% आरक्षण का राग छेड़ा था। आज तेजस्वी यादव, उनके बेटे, इस फैसले को लेकर कुछ बोलते हुए स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। रामविलास पासवान कह रहे हैं 15% होना चाहिए। 2011 में सवर्णों को लुभाने के लिए और आरक्षण के लिए ही सवर्ण आयोग का गठन किया गया था, नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन वो आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, कब आई, कुछ पता नहीं चला। यहां तक कि 2015 विधानसभा चुनाव में भी लालू नीतीश के पास मौका था सवर्णों के लिए कुछ करने का, नहीं, कोई पहल नहीं हुई। आउटसोर्सिंग में आरक्षण देने के वक्त भी गरीब सवर्णों की याद नहीं आई। सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के दौरान भी गरीब सवर्णों की याद नहीं आई। यह जरूर है कि गरीब सवर्णों की बात आते ही सब उनके हितैषी होने लगते हैं, जैसे कि बाकी वर्गों को लेकर, यानी एकमात्र वोट बैंक की सियासत इस लिहाज से भी बिहार में होती रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं इस अहम मसले पर, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। जय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं जेडीयू की ओर से। संजय टाइगर हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरखू झा हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हैं, एमएलए आरजेडी। अच्छा, हरखू झा जुड़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं है हमारे साथ। रांची स्टूडियो से विनोद पांडे हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव। आलोक दुबे हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल जय कुमार जी, ये फैसला आपको लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव से पहले ले लिए जाते तो नुकसान नहीं होता और चुनाव के बाद एक तरह से सबक लेते हुए 2019 में कोई नुकसान ना हो, इसलिए अभी लिया गया, और वो भी तब जबकि संसद सत्र में एक ही दिन बचे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं? नहीं सुमित जी, ये बातें चुनाव को लेकर नहीं है और उस वैसे नजरिया से देखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होती है और कार्यकाल के अंदर क्या क्या काम
को करना है, किस समय में करना है, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि वोट बैंक के लिए इसको दिया गया। ये बड़ी जस्ट डिमांड है। पिछले कई वर्षों से सवर्णों के द्वारा आर्थिक आधार पर बड़ी जस्ट डिमांड मैं इसलिए कहता हूं कि वो कभी भी नहीं कहा कि हमें संपूर्ण सवर्णों को चाहिए। हमारे में से जो गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, वैसे लोगों को चिन्हित करके आरक्षण दिया जाए। ये डिमांड बड़ी जस्ट डिमांड था और हम जरूर कहेंगे। और आज के जो निर्णय लिया गया है कैबिनेट में, मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण को और एनडीए की सभी सहयोगियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ले लिया कैबिनेट में, लेकिन क्या हो गया उससे? मिल गया आरक्षण? एक तो वहीं पर रुक जाएगा मामला। आप सत्र या तो एक्सटेंड करेंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे। आप सुमित जी बड़ी ये संजीदगी के साथ लागू किया गया है। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है और ये मजाक नहीं है। आपको रास्ता दिख रहा है इसे लागू करने का? मुझे बता दीजिए सर, क्या कैसे लागू किया जाएगा? बिल्कुल दिखता है। कैसे? हम जो भी उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता होगी सरकार करेगी और संशोधन करती है, बात भी कही गई है। इसलिए हम ही नहीं समझते हैं कि ये लागू नहीं होगा। ये सरकार में गरीबी हटाओ नारा तो बहुत पहले बताइए ना, वही रास्ता आपको कैसे क्या नजर आता है? रास्ता लागू करने का भारतवासियों को समृद्ध देखना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना है। जय कुमार जी, रास्ता बता दीजिए ना, आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है अभी? क्योंकि मुझे लगता है कि 2 महीने से भी कम वक्त बचे हैं आचार संहिता लागू होने में। संसद सत्र का कल आखिरी दिन है। संशोधन आपको लाना है और संशोधन से सिर्फ ये नहीं कि संशोधन विधेयक, आपको वोटिंग करना है। सुमित जी हाँ। पहले तो मैं ये कहूंगा हाँ। कि ये बहुत साहसिक कदम है और बहुत जेन्युइन डिमांड का फुलफिलमेंट किया जा रहा है। इस साहसिक कदम को सराहना होनी चाहिए और मैं इसलिए कहना चाहता हूं सर, मैं फिर से पूछता हूं, सराहना हम करेंगे, करते हैं, लेकिन लागू कैसे होगा इसका रास्ता आपको नजर आता है तो बता दीजिए। सुमित जी जरा सुन लीजिए हाँ। ये इसलिए इसमें किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए हाँ। कि हम लोगों ने पूर्व में भी ये डिमांड किया था कि किसी आरक्षण को छेड़छाड़ किए बिना सवर्णों के जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है उन्हें आरक्षण मिले। तो ये बड़ी सकारात्मक पक्ष आएगी सभी दलों से और सभी लोगों के तरफ से। ये सकारात्मक पक्ष आने वाला है और इस पर सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। सर, सभी लोगों का पक्ष लेने के लिए वक्त तो रहता। कल एक दिन में सभी लोगों का पक्ष भी आ जाएगा, वोटिंग भी हो जाएगी, विधेयक पास भी हो जाएगा संसद के सत्र के आखिरी दिन में। आप थोड़ा पहले लाते तो शायद सभी लोगों का पक्ष भी आता। कोई सवाल तो आखिरी दिन आएगा। देखिए, रोज सांसद का प्रत्येक दिन बहुमूल्य होता है। आपको सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रास्ता आपके पास नजर आ रहा है लागू होने का, या हम 2019 चुनाव के बाद अब समझे लागू होगा? रोज महत्वपूर्ण अगर मोदी जी आएंगे तो आती है हाउस के अंदर, तो इसको इस नजरिया से क्यों देखे जा रहा है कि अंतिम दिन आया है? अरे कोई एक दिन जो किसी दिन यदि आ रहा है तो कोई महत्वपूर्ण विषय लेकर कैबिनेट में आ रहा है और आके भाग रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। लागू हो रहा है, मुझे उससे मतलब है, जनता को उससे मतलब होता है। घोषणाएं आपने कर दी और लागू हो ना हो तो फायदा उससे नहीं। मैं वही तो तब से पूछ रहा हूं सर, लागू कैसे होगा? इसका आसान सा रास्ता आपको क्या लग रहा है? चुनाव से पहले दिख रहा है, बता दीजिए। देखिए, इसके चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। मैं चुनाव के नजर से मत देखिए। एक सर, लागू होने का रास्ता आप बता दीजिए बस। जो उम्मीद थी, ठीक है, मैं चुनाव से नहीं जोड़ता हूं। उम्मीद थी और उन्होंने पहली कदम कैबिनेट से मंजूरी दिए हैं, इसका स्वागत है। और आने वाले दिनों में जय कुमार जी, स्वागत भी है, स्वागत भी हम करते हैं जय कुमार जी, वो किया जाएगा। सर रास्ता आपको नजर आ रहा है तो यहाँ बता दीजिए, लागू होने का क्या रास्ता है? देखिए, रास्ता यहीं से बना है। पहले तो कैबिनेट से मंजूरी मिली, अब संशोधन विधेयक लाया जाएगा और उसमें जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुधार करना होगा, सुधार होगा। तो दिक्कत है, ठीक है। अब ये सरकारें चलती रहेगी हाँ। लेकिन विषय वही रहता है, उसी को लेकर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, संजय टाइगर जी, नहीं लेना चाहिए कि सरकार की जो जितनी भी पूर्व की सरकार की उठाई गई कदम है वो आज भी चल रहा है। मनरेगा कांग्रेस ने लाया था सर, 2011 का सवर्ण आयोग का रिपोर्ट का क्या हुआ? कि इसकी ये महत्व नहीं है कि ये जो विषय है बहुत बेहतरीन, ये सरकार ने
एनडीए की सरकार ने उठाई है और भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी साहसिक कदम उठाए हैं, ये एक स्वागत योग्य है। क्योंकि उन फैसलों को लागू करने को लेकर संशय इसलिए है क्योंकि 2011 में सवर्ण आयोग बिहार में भी बना था, वो आयोग कहां गया, उस आयोग की रिपोर्ट कहां गई, क्या अमल हुआ पता नहीं अभी तक। संशय इसलिए होता है ना संजय टाइगर जी? देखिए, केंद्र की सरकार ने जो फैसला लिया है कि समाज में जो गरीब वर्ग है, सामान्य वर्ग के बीच जो गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, विकास के लिए उनको समान अवसर दिया जाए, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा कार्य पद्धति है। ये 4 साल हमारा लक्ष्य है। सबका साथ सबका समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना हमारा उद्देश्य है, सुशासन के माध्यम से। उस दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है, क्रांतिकारी कदम है, साहसिक कदम है। और नरेंद्र मोदी ने यह जता दिया लाने में सर देरी हो गई क्या? सचमुच में 56 इंच का सीना है। क्रांति लाने में देरी तो नहीं हो गई? आप उनसे नहीं पूछते जिन्होंने 60 साल तक नहीं किया, उनको तो फिर जनता ने बाहर कर दिया, नहीं दिया, जनता ने बाहर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। आपको तो जनता ने दिया था वोट, 48% सवर्णों ने आपको वोट दिया था 2014 में। सुमित जी, सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अच्छा, और 5 वर्षों के अंदर सरकार निर्णय लिया है और आप बार बार रट लगा रहे हैं कि अंतिम दिन है कार्यकाल। क्या सरकार को संसद का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या ये होगा, क्या ये होगा? और यही तो कह रहा हूँ क्या फरवरी में क्यों नहीं? अरे आपको सब आप क्या फरवरी में सत्र नहीं होगा? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, रास्ता क्या है लागू होने का? सुमित जी, रास्ता मैं बताता हूँ, धैर्य रखिए, बताइए। सरकार ने जब फैसला लिया है तो उन सारी पहलुओं पर विचार किया है। अच्छा, जो अड़चने हैं उस पर विचार किया है। संविधान संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए विधेयक आएगा, 9वीं अनुसूची में भी डालेंगे, रास्ता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अब आप अभी अनुमान लगा के बैठ गए क्या हो जाएगा? जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन होगा, में हो जो चुका अड़चने हैं उसको दूर किया जाएगा। जहां चाह वहां राह, ठीक है, जहां चाह वहां राह, हम रास्ता निकालेंगे। और जो 70 वर्षों से बाकी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग के बगैर आप रास्ता नहीं निकाल पाएंगे, तो बाकी सियासी पार्टियों का सहयोग कितना मिलेगा? नरसिम्हा राव की नीयत ठीक नहीं थी, नरसिम्हा राव की नीयत ठीक नहीं थी। यहाँ नियत साफ है, ठीक है, दिशा सही है और स्पष्ट नीति है, ठीक है, परिणाम भी आएगा। कांग्रेस, और हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि सभी दल इसका स्वागत करेंगे और जो विरोध करेंगे उनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जो घड़ियालू आंसू बहाते थे कल तक, जो बगुला भगत बने हुए थे, ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ हरखुजा जी से, इसके साथ है कौन? हरखुजा जी, इसके सपोर्ट में, इसके खड़े होने से कोई दिक्कत नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई शंका नहीं, सपोर्ट में खड़े हैं आप। कल विधेयक आएगा तो विधेयक के सपोर्ट में रहेंगे, 3 तलाक वाला हालत करेंगे। ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है। कांग्रेस पार्टी 2014 के मैनिफेस्टो में लाई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सवर्णों को हम आरक्षण देंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो में था। लेकिन आप जानते हैं कि हम 3 तलाक में इनका दृष्टिकोण सबने देखा है, हम नहीं कर सके। ये मुझे क्षोभ है, पार्टी को क्षोभ है। लेकिन ये आपने हमारे सवाल को आप ही ने बार बार इन लोगों से पूछ लिया है, दोनों प्रवक्ता से, और बात सही आपने कहा है कि आप हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए ना। नहीं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये जल्दबाजी फैसला है। ठीक है, जल्दबाजी है, कुछ भी है, छोड़ दीजिए बाकी। 60 वर्षों में आप क्यों नहीं विधेयक ले आए? कल विधेयक लाया जाएगा, आप साथ में खड़े रहेंगे। 60 वर्षों में आप क्यों नहीं ले आए? देखने के बाद ही पता चलेगा, देखने के बाद पता चलेगा। सांसद देखिए, 3 तलाक के मामले में देखना क्या है सर, आरक्षण है, उसी चरित्र को दोहराएंगे मुझे लगता है। जहां तक इन लोगों का है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, चुनावी वक्त का फैसला है, जब आरक्षण का, सवर्ण आरक्षण अभी देर है चुनाव में, और इन लोगों ने कुछ किया नहीं। ठीक है, हरखू जी, कल आप सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अगर विधेयक आता है तो फैसले के लिए सदन में, अगर विधेयक आता है तो सपोर्ट में खड़ी रहेगी कांग्रेस। टॉर्चर कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट में खड़ी रहेगी। हरखू जी,
कांग्रेस सपोर्ट में खड़ी रहेगी। देखिए नहीं, विधेयक किस रूप में आ रहा है, हमारे सांसद वहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आया है, रामानुज जी आप भी वही कीजिएगा, पहले पढ़िएगा उसके बाद, है ना। जब वो विधेयक किस रूप में आ रहा है और आने के उपरांत हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर फैसला करेंगे कि क्या करना है। ये मानता है कि जब 3 राज्यों में नोटा का सोटा लगा है तब इनको ठगैती फिर ठगने का याद आया। जो जुमलेबाजी हुए थे, जिसको अमित शाह ने कहा जुमला था 15 लाख पहुंचाना, तो आर्थिक आधार उसी से लोगों का सुधर जाता। पहले बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये किसी के नहीं है, नौजवान, किसान, अगरा, पिछड़ा। अरे सदन में समर्थन करेंगे ये ना बताइए। बता रहा हूँ, चुप कराइए इनको। तो मैंने सदन में समर्थन, सुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए। मेरी बात सुनो ना बाबू, अब बताइए सदन में आप बात है समर्थन करेंगे कि भूरा बाल साफ करोगे, नीति पर कायम रहेंगे। कहीं प्रावधान आर्थिक आधार पर नहीं है तो आप किसके आंख में धूल झोंक रहे हो भैया? ये आंख में धूल झोंकना है, ये तो हम लोग का पहले से मांग है। प्रावधान नहीं है तो प्रावधान किया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। आप संविधान मत पढ़ाइए हमको, आर्थिक आधार पर ये व्यवस्था नहीं है। सरकार संविधान जानती है। क्या किसको आंख में धूल झोंक रहे हैं? नौकरी सारी समाप्त कर दी, 2 करोड़ नौकरी। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले आंख में धूल झोंकने का काम किया। घोषणा पत्र में लाकर हरखू झा जी ने घोषणा पत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान कर धूल झोंका था। लालू जी ने 2010 में घोषणा पत्र में लाकर धूल झोंका था। तो आप सभी धूल झोंकते रहे। आज आपको नजर आ रहा है धूल झोंकने वाली बात। सत्ता में नहीं आए। आपने 2010 में घोषणा पत्र में क्यों वाले लोग हैं। रामानुज जी सीधा सवाल, आरक्षण मिले ये कैसे पचाएंगे? रामानुज जी एक सेकंड रामानुज जी एक सेकंड सुनिए सवाल, और सवाल का जवाब सावधानी से दीजिएगा सर। 2010 में लालू यादव ने 10% आरक्षण का राग छेड़ा था सवर्णों के लिए। वो धूल झोंक रहे थे। राग नहीं था, घोषणा था। आज भी हम लोग तो धूल झोंक रहे थे। और मैं कह रहा हूं, जब आप आज कह रहे हैं कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है तो वो धूल झोंक रहे कर देगी। वो धूल झोंक रहे थे। जिसकी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी वो धूल झोंक रहे थे ना। फिर आज आप कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं तो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 10% अगर है तो हम बढ़ा करके जितनी संख्या उतनी दे देंगे। लेकिन हम लोग जनगणना के आधार पर देंगे। विनोद पांडे जी, जनगणना के आधार रिपोर्ट ये हो 10% पर तो आप सपोर्ट कीजिए। भागीदारी होती है, हिस्सेदारी तय हो जाएगी। 10% पर तो आप सपोर्ट कीजिए। रामानुज जी क्यों कंफ्यूज है? कंफ्यूज नहीं है। हम लोग कर रहे हैं जुमलेबाजी है। ठीक है, सवर्ण भाइयों के विनोद पांडे जी सपोर्ट करेगा। सदन में अगर विधेयक आता है तो हम लोगों को भी मौका मिले। जी बोलिए विनोद पांडे जी, बोलिए। संविधान में जो प्रावधान हो गया उसके हिसाब से तो नहीं लाया। बोलिए विनोद पांडे जी, बोलिए। संशोधन करके लाते। देखिए सुमित जी, काफी लंबे अरसे से इसका डिमांड था। पूरे देश में एक माहौल बना था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है और जिस समय को केंद्र सरकार ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की ना नीयत ठीक है और ना नीति ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे? अब कल आखिरी दिन है इस सत्र का। और सरकार, जी सुमित जी, आप सपोर्ट करेंगे सदन में? नहीं, सपोर्ट तो तब करने की बात आएगी या विरोध करने की बात आएगी जब विधेयक आएगा, बिल आएगा। उसको बिना देखे बिना समझे। ठीक है, मैं समझ सकता हूं सर, बिना देखे बिना समझे वाली बात। उस पर आप 10% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आलोक दुबे जी, लेकिन मैं एक लाइन में आपको कह दूं सुमित जी कि ये पूरी तरह से ठीक है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आलोक दुबे जी, जनता पार्टी 10% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस फैसले के साथ आप हैं या नहीं? भले ही जुमलेबाजी है तो बिल्कुल स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि जिस समय ये घोषणा हुई, एक मंत्री जी कह रहे थे कि लागू हो गया, लेकिन जिस समय ये घोषणा हुई उसी समय देश के सभी प्रमुख चैनलों ने ये संशय और शंका की बात को सामने रखा। हम लोगों ने ये बात नहीं कहा, सभी चैनल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया यह जो है वो नहीं, ये चूंकि आप बीजेपी के लोगों को ही साफ करना होगा और सरकार को कि क्या इसे इन्होंने इस तरह से लागू करने के लिए
संसद का विशेष सत्र बुलाती है सर, या आप फिर बोलने नहीं फरवरी में देंगे सत्र में? सुमित जी, अगर आप बोलने नहीं पास देंगे तो करवाती मेरी है। बात जनता तक जाएगी नहीं। ठीक है आलोक दुबे जी, वक्त कम है इसलिए झारखंड के लोगों को भी जो है आप आवाज दीजिए बोलने मैं के लिए। बिल्कुल आवाज देने जब की मेरी कोशिश बात करता हूं सर, खत्म झारखंड हो का जाए, प्रोग्राम आप चलेगा लोगों को मौका है ना। बहुत दीजिए। शुक्रिया आप मैं सभी कह का रहा हूं- फिलहाल।